हेलो गाइस। तो हम आपके सामने उपस्थित हैं आज एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम प्राचीन भारतीय सामान्य ज्ञान की चर्चा करेंगे और विस्तृत प्रैक्टिस सेट और थ्योरिकल क्लास आगे आपको मिलेगी। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए यह सीरीज हमने जारी की है। सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू आप लोगों की अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे प्राचीन भारतीय सामान्य ज्ञान, इतिहास में देखेंगे मौर्य गुप्त साम्राज्य, और भूगोल में हिमालय गंगा यमुना नदियाँ, सांस्कृतिक में वेद कला वास्तुकला, विज्ञान आर्यभट्ट श्रुत। चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाक क्षेत्र मानचित्र के जरिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस मानचित्र में आपको दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु, राजस्थान, लोथल, ये धोलावीरा, जो कि आपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के थ्रू देख सुने होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो आपका है वो कहाँ पे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और यह एरिया आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार और कांस्य नर्तकी की मूर्ति के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मानचित्र में, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कांसे की मूर्ति और ये आपका क्या बना हुआ, विशाल स्नानागार बना हुआ है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे पाकिस्तान है, ये मोहनजोदड़ो है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता में है, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल क्या है, उन्नत। पहला खोजा गया स्थल और उन्नत अन्न भंडार और शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका पहला खोजा गया स्थल है और उन्नत अन्न भंडार और शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप लोगों ने और भी आप कई नाम सुने होंगे, जैसे कि आपका राखीगढ़ी हो गया, गन्नेरी वाला हो गया, कालीबंगा। कालीबंगा जिसमें से प्रमुख है, जहाँ पे हमें क्या क्या मिला था, काली चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि वेदिका के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या, कालीबंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और कालीबंगा से। आगे आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। तो ये आपका जो कालीबंगा वर्तमान पाक सीमा है यहाँ पे, और कालीबंगा ये आपका राजस्थानी क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद सिंधु नदी यहाँ से गुजरी हुई है, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रही है। और यहाँ पे धौलावीरा है आपका, गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर, और लोथल के यहाँ ये धौलावीरा है आपका। तो धौलावीरा में हमें क्या है, अपनी अनूठी जल संरचना प्रणाली, विशाल जलाशय और साइन बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर देखो क्या क्या मिला हमें, एक साइन बोर्ड मिला, और ये देखो जलाशय मिला जो कि तालाब के नमूने से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये धौलावीरा से प्राप्त हुई है। तो जब भी आपसे पूछे तो ये धौलावीरा से हमें प्राप्त हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पिक पर। नेक्स्ट पिक आप लोगों के सामने है हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार। देखो स्नानागार किस टाइप से बने होते थे, ये देखो ये आपको चित्र में देखने को मिल रहे हैं कि स्नानागार किस टाइप से बने हुआ करते थे मोहनजोदड़ो में। उपयोग के लिए ईंटों से बना एक बड़ा जलाशय। ये देखो ईंटों से बना हुआ बड़ा जलाशय बना हुआ है, जिसमें सीढ़ी नुमा बना हुआ है, और देखो इस टाइप से एक डिज़ाइन में बनाया गया पाया गया है वहाँ पे। इसके बाद हड़प्पा की बात करते हैं तो अन्नगार, अनाज भंडार के लिए विशाल संरचना, 2 पंक्तियों में 12 इकाइयाँ। 12 इकाइयों में 2 पंक्तियों में, ये आपके जैसे आप अभी भी आपके बनाए जाते हैं ना भंडार, अन्न भंडार के लिए वेयर हाउस, उस टाइप से बने हुआ करते थे। इसके बाद सड़कें और गलियाँ। तो सड़कें कैसी हुआ करती थी, समकोण पर काटने वाली ग्रिड पैटर्न पर आधारित 9 मीटर तक चौड़ी मुख्य सड़कों पाई गई हैं। ठीक है, पाया गया है कि 9 मीटर तक वहाँ सड़कें
चौड़ी हुआ करती थी। जल निकासी प्रणाली कैसी थी? घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियों के उन्नत नेटवर्क मिले हैं। वहाँ पे जो नालियाँ पाई गई हैं वो कैसी पाई गई हैं कि जल निकासी के लिए, कि घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ कैसी ढकी हुई पाई जाती थी। इसके बाद कालीबंगा से मिले हुए हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि और वेदिकाएँ पाई गई हैं। लोथल में क्या पाया गया? लोथल में आपका कृत्रिम गोदीवाड़ा समुद्री व्यापार का केंद्र माना गया है लोथल को। तो आप लोग जैसा कि मानचित्र में देख ही रहे होंगे। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्राचीन व्यापारिक मार्गों की बात कर लेते हैं। व्यापारिक मार्ग कहाँ से? तो हमने आपको पिछले ही सीरीज में बताया, पिछले ही पिक में बताया कि लोथल से। तो लोथल सिंधु सभ्यता का गोदी नगर, मनके, मोहरों का व्यापार केंद्र माना जाता था। तो कहाँ पे मनके और मोहरों का व्यापारिक केंद्र माना जाता था? लोथल को माना जाता था। सिंधु सभ्यता का गोदी नगर कहा जाता था, जिसे गोदी नगर के नाम से प्रख्यात था। मनके और मोहरों के लिए व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ देखो ताम्रलिप्त की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह है ये। दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से संपर्क को जोड़ता है। ताम्रलिप्त, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ताम्रलिप्त है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो मानचित्र में सारी चीज़ें दर्शाई गई हुई हैं। समरातें जो हैं आपकी इस निशान से हैं, और लग्न रातें इस निशान से आपको दर्शाई गई हैं। यहाँ से देखो, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइप से। देखो ये जहाज है, ये पानी वाला रास्ता है। यहाँ सब पानी वाला रास्ता है ये, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख चुके हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्राचीन भारत की वास्तुकला कैसी हुआ करती थी? देखो अजंता की जो एलोरा की गुफाएं मिली हुई हैं, उनसे हमें क्या क्या मिला है? विशाल खंडों से काटकर बनी बौद्ध हिंदू जैन कला की अनूठी विरासत है अजंता की गुफाएं। इसके बाद मीनाक्षी मंदिर पाया गया। द्रविड़ वास्तुकला का चमत्कार, रंग संपन्न गोपुरम और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग देख रहे होंगे। वास्तुकला पर आधारित प्राचीन शिक्षा धाम, बौद्ध विद्या का केंद्र माना जाता है। क्या? नालंदा जो विश्वविद्यालय जो आपका है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है। इसके बाद लाल किले की बात कर ले हैं। तो लाल बलुआ पत्थर की भव्यता मुगल शाहजहाँ की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इकाई है आपका लाल किला। कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लेते हैं। तो रथ आकृति की अनूठी रचना है। सूर्य पूजा और खगोलीय प्रतीकवाद का केंद्र बना हुआ है आपका कोणार्क मंदिर। अब बात कर लेते हैं खजुराहो मंदिर की। नागरा शैली की जटिल मूर्तिकला मानव जीवन, प्रेम और आध्यात्मिकता का चित्रण किया गया है। कहाँ पे? खजुराहो मंदिर में, जो कि चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप है आपका, सम्राट अशोक के काल का बौद्ध स्मारक है। धर्मचक्र की शांति का प्रतीक भी दर्शाया है। कहाँ पर? सांची के स्तूप। हम्पी की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, और पत्थर की अद्भुत शिल्प संरचनाएं और बाजार मार्ग भी दर्शाया गया है। कहाँ पे? हम्पी में। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो चोलकालीन द्रविड़ वास्तुकला का शिखर, विशाल शिवलिंग और देवालय निवेश है यहाँ पर आपका बृहदेश्वर मंदिर, जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की मीनार फारसी शैली और संस्कृत हिंदू प्रभाव का अनोखा संगम है आपका कुतुब मीनार। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के शिलालेखों का मानचित्र देख लेंगे। तो अशोक के शिलालेख जो हैं आप लोग पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, जो हम मार्क कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर दिशा सूचक दिया हुआ है। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तो ये दिशा मार्क है आपका। इसके बाद देखो अशोक का ये सारनाथ उत्तर प्रदेश सिंह स्तंभ, जो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सिंह स्तंभ और लघु स्तंभ लेख है। बौद्ध संघ में भेद रोकने के लिए
निर्देश देता है। ये बौद्ध संघ में भेद रोकने के लिए निर्देश देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं गिरनार की, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। प्रमुख शिलालेख 14 धर्मलेखों का समूह है। ये आपका जो पीछे दिख रहा है ना, ये पीछे जो दिख रहा है, ये 14 धर्मलेखों का समूह है। ठीक है। और अशोक के धम्म के सिद्धांत का विवरण ये लिखा हुआ माना जाता है। इसके बाद लौहरिया नंदगढ़, जो कि आपके बिहार में है। स्तंभ लेख अशोक के छह प्रमुख स्तंभ लेखों में से एक है यह वाला स्तंभ लेख आपका। और यह क्या क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। इसके बाद धौली ओडिशा में पड़ता है, जो कि आपका कलिंग युद्ध के बाद उत्कीर्ण है। इस कलिंग युद्ध के बाद उसको बनाया गया था, ऐसा कि माना जाता है। और इसमें पृथक कलिंग शिलालेख शामिल है, जो प्रजा के प्रति अशोक के पितृव्रत प्रेम को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अशोक अपनी प्रजा को एक पिता की तरह चाहते थे, प्यार करते थे। तो ये आकृति आपको यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है होगी। और आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। भारतीय इतिहास के प्रतीक चिन्ह। भारतीय इतिहास में कुछ प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे आगे सीरीज में। तो वो होंगे आपके अशोक चक्र पढ़ेंगे। अशोक चक्र में क्या है, धम्म का चक्र और गतिशीलता का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का केंद्र भी माना जाता है इसको, क्या, अशोक के चक्र को। इसके बाद सिंह स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो शक्ति, साहस और विश्वास का राष्ट्रीय प्रतीक है और यह सारनाथ से लिया गया है। आप लोगों को देखने को मिलता है कि आपके जो भी पुरुष बल वगैरह होते हैं, साहसी बल होते हैं, उन सबको आपका सिंह स्तंभ दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कमल की। तो कमल का एक फूल की प्रजाति है। यह शुद्धता का, ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शंख की। तो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है शंख, और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाला एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। दीपक की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान, प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दीपक, जो कि आपको सामने देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थ्योरिकल और पढ़ेंगे, और यहाँ विस्तृत नहीं तो संक्षेप में ये जानना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपका उज्जैन, पाटलिपुत्र, यहाँ पर और जो भी आपकी सारी चीज़ें रही हैं स्वर्णकालीन कहा जा सकता है जिनको। तो आप लोग देखेंगे कि उज्जैन को एक विज्ञान का केंद्र और खगोलीय केंद्र माना गया है। साहित्य और कला का प्रतीक माना गया है उज्जैन को। और यहाँ बात कर लेते हैं नालंदा सारनाथ की। सारनाथ को कला का क्षेत्र माना गया है, जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और नालंदा जो कि आपकी शिक्षा के लिए, शिक्षा और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र भी आपका शिक्षा और दर्शन का केंद्र माना गया है, और कला के लिए, स्थापत्य कला के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है आपका। तो इन्हीं को हम स्वर्णकाल के रूप में देखते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश जो रहे हैं दक्षिण भारत के, उनको देख लेते हैं। तो सातवाहन साम्राज्य रहा हुआ है आपका, पल्लव राज्य रहा हुआ है, चोल राज्य रहा हुआ है, और पांड्या सम्राट भी रहा हुआ है, और चेर सम्राट रहा हुआ है। तो ये सम्राट आपके सामने जो रहे हैं। आपका सातवाहन साम्राज्य जो था वो आपका कृष्ण नदी पर था, कृष्ण नदी के किनारे था। और पल्लव साम्राज्य जो था कांचीपुरम के पास में, ठीक है। और चोल साम्राज्य कावेरी नदी के तट पर हुआ करता था। और ये चेल साम्राज्य जो था वो आपका समुद्री तट से लगा हुआ, बंची से लगा हुआ था। इसके बाद पांड्या साम्राज्य की बात करेंगे, मड़ुई बोलते जिसको। तो यह आपके श्रीलंका से लगा हुआ एरिया था, समुद्री तट का एरिया था। तो यह जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। तो महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र क्या थे, सिंधु क्षेत्र। पहले तो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता में हमने क्या पढ़ा, विशाल स्नानागार पढ़ा, अन्नगृह पढ़ा, और अनेक कांस्य की मूर्तियाँ पढ़ी। और उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता में कई जगहों को पढ़ेंगे हम लोग।
इसके बाद आर्यावर्त देखेंगे तो आर्यावर्त में आपके राजाओं का वर्णन हो जाएगा। राजाओं में यज्ञ जो हुआ करते थे उनका होगा, युद्ध हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, और संगीतमय क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद द्रविड़ शैली में आ जाएगा आपका जो मंदिरों का निर्माण है, आपके वेद पुराणों का गठन है और सांगीतिक क्षेत्र है, तो ये आपका द्रविड़ शैली में आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे मैप में। और आगे बढ़ते इसी क्रम में भारतीय कला और संस्कृति देख लेते हैं। भारतीय कला और संस्कृति युगों के माध्यम में कौन कौन सी संस्कृति रही। तो सबसे पहले हम लोगों को जो अध्ययन करना है वो प्राचीनतम शिलालेखों से लेंगे। इसमें आपके अशोक के स्तंभ, अशोक के अभिलेख, ताम्रपत्र, ऐतिहासिक दस्तावेज, ज्ञान और इतिहास का संरक्षण माना जाता है। और मंदू वास्तुकला जिसे हम टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं, नागर द्रविड़ और बेसर शैलियाँ, खजुराहो कोणार्क, महाबलीपुरम पत्थर की तराशी कविताएं शैलियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग मंदिरों की वास्तुकला के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग देखते हैं हस्तशिल्प और कला, मतलब हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट। तो इसमें आप लोग वस्तु धातु कला, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी से बनाए हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं, पीढ़ियों का कौशल और सौंदर्य का वर्णन इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि आपको कृत्रिम रूप से रहता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शास्त्रीय नृत्य भी देख लेंगे हम लोग। तो इसमें भरतनाट्यम हो गया, आपका कथक हो गया, उड़ीसी कथकली हो गया। रस और ताल का अद्भुत आनंद लेते हुए शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ जाएंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग माने जाते हैं। और चलते हैं आगे। भारत के कुछ ऐतिहासिक किलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि लाल किला हो गया, आमेर किला हो गया, ग्वालियर के किला हो गया, गढ़कुंडा गोलकुंडा बोलते हैं जिसको, वो क्या किला हो गया। ये कुछ प्रमुख रूप से किले हैं। इसके अलावा और भी आपको किले देखने को मिलेंगे आगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक किलों में लाल किला हो गया, आगरा का किला हो गया, आमेर किला हो गया, चित्तौड़ का किला हो गया, ग्वालियर का किला हो गया, रायगढ़ किला हो गया, गोलकुंडा किला हो गया, जिंजी किला हो गया, झांसी का किला हो गया, इत्यादि किलों के बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत के विज्ञान और गणित के केंद्र रहे हैं आपके। तो जैसे कि तक्षशिला के बारे में हमने बताया कि शिक्षा का प्रमुख रूप से केंद्र रहा है तक्षशिला। तो यहाँ पर क्या है, तक्षशिला में चिकित्सा और गणित का प्रमुख केंद्र, जहाँ पाणिनि और चरक जैसे विद्वान पढ़े हैं। बहुत बड़ी बात है ये, जहाँ पे हमारे पाणिनि जी और चरक जैसे महान विद्वान पढ़े हुए हैं, वो तक्षशिला जगह है। इसके बाद बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा। तो नालंदा को भी एक केंद्र माना गया है, खगोल विज्ञान का केंद्र माना गया है, और तर्कशास्त्र का वैश्विक केंद्र माना गया है। महान पुस्तकालय और आर्यभट्ट का शिक्षण स्थल, जहाँ पे आर्यभट्ट ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। हम लोगों को आप एग्जाम में अनेक प्रकार से पूछा जाता है, जैसे चिकित्सा और का प्रमुख केंद्र क्या है, तो तक्षशिला है। गणित का प्रमुख केंद्र क्या है, तो आपका तक्षशिला है। पाणिनि जी ने कहाँ पर अपना अध्ययन किया था, तो पाणिनि जी ने तक्षशिला में अध्ययन किया था। चरक जी ने भी अध्ययन किया था। यहाँ आप से पूछ ली कि आर्यभट्ट का शिक्षण स्थल क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को खगोलीय विज्ञान का केंद्र कहा जाता है। तर्कशास्त्र का वैज्ञानिक केंद्र भी कहा जाता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका पाटलिपुत्र भी आपका शिक्षा का केंद्र माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ पे पाया जाता है आपका बनारस में, ये भी आपका शिक्षा केंद्र माना जाता है। उज्जैन को भी हम शिक्षा का केंद्र मानते हैं। तो उज्जैन में जैसे कि उज्जैन को एक वेधशाला के रूप में जाना जाता है ना। खगोल विज्ञान और समय गणना केंद्र मिहिर और ब्रह्मगुप्त का कर्म क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर ये लोग रहे। इसके बाद कांचीपुरम है, कांचीपुरम को भी एक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तृत रूप से आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्म के बारे में। भारत में विशेष धार्मिक युग चला, जिसे हम कुछ पहले पढ़ेंगे वैदिक काल के रूप में, जहाँ हमने वेदों का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद हो गया, आपका सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे, चारों वेदों के बारे में। और आध्यात्मिक नींव, यज्ञ और मंत्र परंपरा आदि चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। और इसके बाद उपनिषद की बात करेंगे तो आत्मा ब्रह्मा के दर्शन, विचार,
अद्वैत वेदांत आधारशिला, और ये वेदों से भी आपके क्या बने हैं, उपनिषद वेदांत बने हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद बात कर लेंगे तो जैन धर्म आ जाएगा। तो जैन धर्म में महावीर की शिक्षाएं, अहिंसा, परमो धर्मा और तप परंपरा, सारी चीज़ें यहाँ पे उनके वंशज, सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म में हम बौद्ध का जो मार्ग है, अष्टक मार्ग है, करुणा है, निर्वाण की साधना है, उनका ज्ञान है, कहाँ किससे उनने गैर त्याग किया, कब क्या किया, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद आ जाएंगे भक्ति काल पर। तो भक्ति युग द्वारा ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध की परंपरा माना जाता है भक्ति काल को। तो कैसे हम ईश्वर के प्रति साधना रखें। और सिख धर्म की बात कर लें तो गुरु नानक देव की शिक्षाएं, नाम स्मरण, सेवाएं और समानता, संदेह, काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं भारत के विशेष धार्मिक युग के बारे में। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि की पहचान। तो भारत को मुख्य रूप से गेहूं के लिए, चाय के लिए, कपास के लिए, मसालों की खेती के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो यहाँ हम इन सारी चीज़ों का क्षेत्र बाई क्षेत्र अध्ययन करेंगे कि कौन से क्षेत्र को किस क्षेत्र के लिए माना जाता है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम लोग चलेंगे प्राकृतिक विश्व धरोहर के बारे में। तो जहाँ पे हम लोग उद्यानों की बात करेंगे तो केवलादेव पार्क कहाँ पे है आपका, काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सुंदरबन कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम घाट वन, ये सारी चीज़ों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत ही बढ़िया रोचक क्लासेस आप लोगों के सामने आने वाली है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी मनमोहक मज़ेदार क्लासें आपको मिलती रहें। इसके बाद हम थोड़ी सी मौसम की चरम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा, कब ठंड पड़ती है, सबसे गर्म गर्मियों में कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ना, आते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, सारी चीज़ों को हम यहाँ प्रैक्टिस सेट के जरिए और थ्योरिकल क्लास के जरिए अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, प्रसिद्ध हिल स्टेशन देखेंगे कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन कौन सी हैं। शिमला है, माउंट आबू है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, तो यहाँ पे हम लोग, मनाली है, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें घूमने वाली चीज़ें हैं, हम कब कहाँ कैसे जा सकते हैं, और यहाँ इनको हम प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में रखेंगे। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ झीलें दी हैं, डल झील हो गया, सांवर झील हो गया, बैकाल झील हो गया, चिल्का झील हो गया, है ना, बेमडाल झील हो गया, इत्यादि और भी काफ़ी कुछ झीलें हैं जो प्रमुख रूप से झील और बांध के रूप में हम लोगों ने रखी हैं। हम इसको आगे चल के अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे भारत के इतिहास में। भारतीय इतिहास एक कालानुक्रम सीढ़ी, किस क्रम में चला भारतीय इतिहास, तो आप लोगों को पता है। जैसा कि हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, लगभग 3,300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व की बात करेंगे, जहाँ पे हमें काफ़ी कुछ देखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें खोज के मिली हैं। वैदिक काल की बात कर लेंगे तो वैदिक काल में हम देख लेंगे कि हमारे वेद पुराण क्या है, हमारा कैसे हमने किस देवता को क्या क्या चीज़ मानी गई है। इसके बाद महाजनपद और मगध का उदय हुआ है, तो राजवंशावली देख लेंगे, मौर्य साम्राज्य, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ लेंगे, गुप्त सम्राट के बारे में पढ़ लेंगे, दिल्ली सल्तनत पे किस किस का राज रहा, कब कब कहाँ कहाँ पर राजधानी बनाई गई, मुगल साम्राज्य ने कब तक कहाँ तक राज किया है। और इसके बाद हमारे अंग्रेज आ गए, जो कि जिन्हें हम ब्रिटिश के कंपनियों के रूप में जाना है, जिन्होंने भारत पर राज किया है। तो ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में आ जाएंगे नाइन्थ पेज पर। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज़ाद भारत के बारे में, उससे लेकर अब तक के जितने भी आपके आंदोलन हुए, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक क्लासेस आप लोगों के सामने रहेगी। और इसके बाद हम सभी राज्यों के लोक नृत्य देख लेंगे, सभी राज्यों की बोली देख लेंगे, सभी राज्यों के त्यौहार देख लेंगे। ये सारी चीज़ें इसी रूप में देखेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग एक एक करके सारी चीज़ों को आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जुड़े रहिएगा। अगले सीरीज में, अगले क्लास में हम प्रैक्टिस सेट के जरिए और थ्योरिकल क्लास के जरिए आपसे मुखाबित होते रहेंगे। हमारी सीरीज आप लोगों के सामने चलती ही रहेगी, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसी तरीके से हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए। सफलता आपकी संकल्प हमारा, यह सीरीज
आपको मिलेगी एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पे ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं क्लास में, तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।